हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फ़िल्म एमिस्टैड। आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ काफ़ी ट्रेजिडिक है। एमिस्टैड एक ऐसा मुद्दा जिससे अमेरिका की सत्ता पलट हो गई। 1940 के इलेक्शन में मार्टिन वैन ब्यूरेन को हार का सामना करना पड़ा। साल 1839 फरवरी, जब सिएरा लियोन से कुछ मेंढे अफ्रीकन्स का अपहरण करके उन्हें क्यूबा ले जाया जाता है। क्यूबा उस वक्त स्लेव ट्रेड सेंटर था जहां उन्हें ख़रीदा और बेचा जाता था। इन्हें सिएरा लियोन से अगवा करने वाले लोग कोई और नहीं, पुर्तगीज़ स्लेव हंटर्स थे जो उस वक्त बड़े पैमाने पर गुलामों का व्यापार किया करते थे। ये वही पुर्तगीज़ हैं जिन्होंने स्लेव ट्रेड की शुरुआत की थी। उन गुलामों को एक टिकोरा नाम की शिप से क्यूबा ले जाया गया। क्यूबा में दो स्पेनिश प्लांटेशन ओनर्स ने 53 अफ्रीकन्स को खरीदकर उन्हें एमिस्टैड नाम के शिप पर सवार कर दिया। दोनों ओनर का नाम था पेड्रो मोंटेस और जोस रुइस। उन गुलामों को वहां से ट्रेड करके क्यूबा के कैरिबियन प्लांटेशन लेकर जाया जा रहा था। मामला तब बिगड़ गया जब उन गुलामों को उस शिप के कुक ने बताया कि उन्हें वहां ले जाकर मार दिया जाएगा। उसके बाद गुलामों ने कुक और कैप्टन को मार दिया और शिप पर अपना कंट्रोल ले लिया। उन्होंने मोंटेस और रुइस को ऑर्डर दिया कि शिप को सेल करके अफ्रीका ले चले, पर उन दोनों ने चालाकी से शिप को दूसरी दिशा में मोड़ दिया, जिससे कुछ दिनों बाद शिप अमेरिकन कोस्ट पर पहुंच गई। अब यहाँ इन स्लेव्स को लेकर एक बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि 1833 में स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट आने के बाद स्लेव ट्रेड को पूरी तरह से इलीगल करार दे दिया गया था। एक तरह से यहाँ यूरोपियन ट्रीटीज़ का वायोलेशन हुआ था। यूरोपियन ट्रीटीज़ के विरुद्ध जाकर अटलांटिक स्लेव ट्रेड किया गया। उसके बाद अमेरिका में किस तरह से उन्हें आज़ादी मिली, उन्हें वहाँ कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये फिल्म उसी एक सच्ची घटना पर प्रकाश डालती है। चलिए कहानी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। साल 1839, एक एमिस्टैड नामक शिप कुछ गुलामों को लेकर स्पेनिश कॉलोनी क्यूबा की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसी शिप में सवार एक बंधक सिंके किसी तरह अपनी बेड़ियों को खोलने में कामयाब हो गया। उसके बाद उसने सभी बंधकों को आज़ाद कर दिया और उन्होंने मिलकर शिप के कैप्टन और कुक की हत्या कर दी। अब शिप पर सिर्फ दो स्लेव ट्रेडर्स ही बचे थे, रुइस और मोंटेज। सुबह सिंके के साथी ने कहा कि इन दोनों को भी ख़त्म कर देना चाहिए, पर सिंके को लगता है बिना इन दोनों के अफ्रीका नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि सिंके को समुद्री रास्तों की कोई जानकारी नहीं और इस वक्त वो किस दिशा में है इसका भी पता नहीं। सिंके ने रुइस से कहा, अगर उन्हें ज़िंदा रहना है तो शिप को अफ्रीका की तरफ ले चलें। रुइस ने अपनी पोजीशन ले ली। रुइस और मोंटेस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और सिंके को भी उस पर भरोसा नहीं। सूर्यास्त से पता चला कि वो वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। रात सिंके काफ़ी सोच में बैठा तारों की तरफ देख रहा। अफ्रीका अपने देश से इतनी दूर। तभी तारों में उसे एक आकृति बनती दिखाई दी। वो रुइस के पास आया और बताया तारों के हिसाब से अफ्रीका उस दिशा में होना चाहिए। सिंके ने शिप को उसी दिशा में मोड़ दिया। यहाँ दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती, ना तो रुइस को मेंढे भाषा और ना ही सिंके को स्पेनिश आती है। सुबह उठकर उसने देखा रुइस ने शिप की कमान संभाली है और उसने बताया कि अफ्रीका इसी दिशा में है। शायद रात ही रुइस और मोंटेज ने शिप की दिशा बदल दी थी। कई दिनों के लंबे सफ़र के बाद उन्होंने खुद को अमेरिकन समुद्री सीमा में पाया। रुइस और मोंटेज काफ़ी डर गए। अगर शिप की तलाशी हुई तो वो पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि उस वक्त अटलांटिक स्लेव ट्रेडिंग पूरी तरह से बैन था। उन्होंने चालाकी से खरीदे गए स्लेव के दस्तावेज़ों को उसी शिप में छिपा दिया। वहाँ यूएस रेवेन्यू मरीन ने उन स्लेव को पकड़ लिया। रुइस और मोंटेज को भी अरेस्ट कर लिया गया। उन स्लेव्स को जेल में डाल दिया गया। अब अमेरिकन कोर्ट फैसला करेगी, आखिर ये लीगल स्लेव्स हैं या इन्हें इलीगली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उन स्लेव्स को किसी जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा था। उन्हें सर से लेकर पैर तक पूरी तरह से बेड़ियों में जकड़ दिया गया। सिंके की आंखों में एक नमी छा गई, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं जो उसके दर्द को महसूस कर सके। ये हालात ही कुछ ऐसे थे जिस पे उसका कोई जोर नहीं चल रहा।
यहाँ हम स्पेन की क्वीन इज़ाबेला को देखते हैं, जो आज भी गुड्डे और गुड़ियों से खेलती है। एक ऐसी लड़की के हाथ में सत्ता थी जो बिल्कुल ही नासमझ है। तभी वहाँ उसके जनरल ने आकर बताया उनका स्लेव शिप अमेरिकन कोस्ट पर पकड़ लिया गया। यहाँ पता चला इस स्लेव ट्रेडिंग में स्पेन इन्वॉल्व्ड है। उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट था मार्टिन वैन ब्यूरेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिका का 8वां प्रेसिडेंट चुना गया था और वो डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी फाउंडर भी था, जो शायद गलती से जनता द्वारा चुन लिया गया था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। यहाँ उसके सेक्रेटरी ने बताया कि स्पेन से सेनोर कैल्डरॉन ने उसके लिए एक पैगाम भेजा है, पर वो जीत की खुशी में काफ़ी मगन था, इसलिए उसने कुछ सुना नहीं। अब अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में इस खबर ने एक तेज़ी पकड़ ली थी। यहाँ हम वॉशिंगटन में 2 लोगों को देखते हैं, लेविस टैपान और उसका ब्लैक एसोसिएट थियोडोर जॉर्डसन। लेविस एक एंटी स्लेव मूवमेंट एक्टिविस्ट है और थियोडोर एक फॉर्मर स्लेव है। उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा रुइज और मॉन्टेज पर मर्डर चार्जेस लगे थे, जो उन्होंने शिप पर अफ्रीकन स्लेव के साथ किया था। अब लेविस और थियोडोर ने इस मुद्दे में हाथ डालने की सोची। दूसरे दिन उन सभी स्लेव्स को कोर्ट में ले जाया गया, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था। इस मुकदमे की सुनवाई के लिए जज एंड्रयू टी जुडसन को बुलाया गया। यहाँ लॉयर विलियम एस होलाबर्ड रुइज और मॉन्टेज पर लगे चार्जेस को पढ़ रहा है, जो कि पायरेसी और मर्डर के थे। पर इसके साथ ही उसका ये भी कहना था ये स्लेव्स ऑफिशियली रुइज और मॉन्टेज की प्रॉपर्टी है। तभी वहाँ लेविस आ गया। वो साथ में पिटीशन लाया था ताकि इस केस की अच्छे से छानबीन हो सके, उसके बाद ही फैसला सुनाया जाए। तभी वहाँ यूएस सेक्रेटरी जॉन फॉर्सिथ आ गया। उसे यहाँ प्रेसिडेंट मार्टिन वैन ब्यूरेन ने भेजा था स्पेनिश क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कि ये सभी गुलाम ऑफिशियल तरीके से उनकी प्रॉपर्टी है, और ये दावा क्वीन ऑफ स्पेन इज़ाबेला ने खुद किया है। उसी दिन कोर्ट में एक और शख्स आया था जो इन सभी मामलों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वहाँ एक और शख्स आया जिसे स्पेनिश गवर्नमेंट क्वीन ऑफ इज़ाबेला की तरफ से भेजा गया था मॉन्टेज और रुइज को सपोर्ट करने के लिए। उसने बताया इन स्लेव्स को क्यूबा से ख़रीदा गया था, जिसकी रिसिप्ट भी उसके पास है। उस दिन सुनवाई टाल दी गई क्योंकि एक साथ इतने सारे दावे जिस पर अमल कर पाना मुश्किल था। उस दिन कोर्ट से बाहर निकलते वक्त एक शख्स लेविस से मिला। ये वही शख्स है जो कोर्ट के भीतर था। उसका नाम रॉजर है, जो कि एक प्रॉपर्टी लॉयर है। उसने इच्छा जताई कि वो लेविस के साथ मिलकर इस केस में उसकी मदद करना चाहता है, पर लेविस को इस केस में एक क्रिमिनल लॉयर की ज़रूरत थी, न कि किसी प्रॉपर्टी लॉयर की। लेविस वहाँ से चला गया। दूसरे दिन लेविस जाकर जॉन एडम से मिला। जॉन पहले यूएस प्रेसिडेंट रह चुका है और एक ब्रिलियंट लॉयर भी है। लेविस इस केस में उससे मदद मांगने गया था, पर जॉन ने मना कर दिया कि वो इस मुद्दे में अपना हाथ नहीं डालना चाहता। उसके बाद थियोडोर ने भी उसे मनाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। लेविस को एक काबिल लॉयर की ज़रूरत थी इस केस को जीतने के लिए। आखिर उन्होंने सोचा कि रॉजर को एक मौका देना चाहिए, पर यह केस जितना साफ और सरल दिख रहा है उतना था नहीं। कोर्ट में ये साबित करना कि ये सभी स्लेव इलीगली ट्रेड किए गए थे, ये सबसे बड़ा टास्क था। दूसरे दिन रॉजर और थियोडोर उन स्लेव्स से मिलने गए ताकि उनसे कुछ पता चल सके, पर वो अपनी ही भाषा में बात कर रहे थे, जिससे उन्हें समझ पाना लगभग नामुमकिन था। इससे एक बात तो साबित हो गई थी कि ये स्लेव क्यूबा से नहीं है, वरना इन्हें स्पेनिश तो आती। दूसरे दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। रॉजर ने अपने दावे पेश करने शुरू किए। वो अपने पास एक स्लेव को ले आया और उसने इंग्लिश और स्पेनिश में बात करने की कोशिश की, पर उस शख्स को कुछ भी समझ नहीं आया। इससे ये बात तो साबित हो गई कि इन स्लेव्स का जन्म क्यूबा प्लांटेशन में कभी हुआ ही नहीं। ऐसा उसने एक बार नहीं कई बार जज के सामने करके दिखाया। हम देखते हैं वहाँ क्वीन इज़ाबेला का भेजा हुआ शख्स फिर से कोर्टरूम में आ गया और उसके हाथ में वही परचेज बिल था जो इस बात की पुष्टि करता है कि इन स्लेव्स को क्यूबा से ख़रीदा गया था। सारे स्लेव्स के नकली नाम और उसके आगे उनके दाम लिखे थे।
जज ने रॉजर से कहा, तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है कि ये स्लेव क्यूबा से नहीं बल्कि अफ्रीका से है, इसलिए उसे इस बिल के आधार पर ही फैसला सुनाना होगा। रॉजर ने बताया, आज की तारीख में ऐसे जाली बिल्स कोई भी बना सकता है, पर सबूत न होने की वजह से वो भी कुछ नहीं कर सकता। उस दिन कोर्ट डिसमिस्ड कर दिया गया। बाहर थिएडोर ने उसके काम की तारीफ़ की। कोर्ट से बाहर जाते वक्त सिंके उससे इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर रॉजर समझ नहीं पाया। यहाँ सिंके को पता था कि रॉजर उनकी तरफ से लड़ रहा है, इसलिए वो रात सिंके से मिलने जेल में गया, पर बिना ट्रांसलेटर के उससे बात करना काफ़ी मुश्किल था। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो अफ्रीका के किस भाग से है और किस ट्राइब से है, क्योंकि अफ्रीका में तो अनगिनत ट्राइब्स हैं। फिर भी उसने कोशिश की। पहले तो रॉजर को यही जानना था कि आखिर वो कहाँ से है। सिंके अपनी भाषा में कुछ और कह रहा था, रॉजर कुछ और। दोनों की बातें एक दूसरे के सर के ऊपर से जा रही थी। उसने ज़मीन पर कुछ चिन्ह बनाकर उससे समझाने की कोशिश की, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है, किस देश में। अपने घर से इतनी दूर पत्नी और बच्चे ठीक भी होंगे या नहीं। सिंके को तो अफ्रीका शब्द का भी पता नहीं। वो बस एक छोटे से कस्बे में रहने वाला मामूली सा इंसान है। वो रॉजर से थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। शायद वो रॉजर को बताना चाहता था कि वो घर से इतनी दूर पर है। दूसरे दिन रॉजर एमिस्टैड शिप की सर्च परमिशन कोर्ट से ले आया था। वहाँ उन्हें तलाशी के दौरान वो दस्तावेज मिल गए जो रुइस और मॉन्टेज ने शिप में छिपाए थे। दूसरे दिन कोर्ट में उसने जज के सामने इन सभी दस्तावेज़ों को पेश किया। यहाँ सारी बात साफ हो गई। ये सभी स्लेव सिएरा लियोन से थे, जिन्हें वहाँ से टिकोरा शिप में क्यूबा ले जाया गया। फिर वहाँ से उन्हें एमिस्टैड में भरकर स्पेनिश प्लांटेशन ले जाया जा रहा था। फैसला अगली सुनवाई तक टाल दिया गया, पर यह तय हो चुका कि केस रॉजर ही जीतेगा। लेविस ने काफ़ी खुश होकर रॉजर को धन्यवाद दिया। पहले उसने रॉजर को समझा ही नहीं। तभी एक शख्स जोर से रॉजर के सर पर मार के वहाँ से भाग गया। ये विरोधी पक्ष का शख्स था जो नहीं चाहता कि रॉजर केस जीते, पर उन्होंने इस मार को एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया। शायद वो सही रास्ते पर थे, क्योंकि जब तुम सही राह पर चलने लगते हो तो रुकावटें काफ़ी आती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं क्वीन इज़ाबेला अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर भेज रही है, जिसमें उसने जिक्र किया कि हम स्लेवरी छोड़ नहीं सकते। स्लेवरी आने वाले भविष्य का सबसे मजबूत पिलर है और ब्लैक्स सिर्फ स्लेवरी के लिए ही बने हैं। हालांकि वो लेटर जनरल ने लिखा था, क्योंकि क्वीन इज़ाबेला को राजनीति की कोई भी समझ नहीं। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट मार्टिन वैन ब्यूरेन पर काफ़ी प्रेशर आ गया। उस लेटर को पढ़ मार्टिन वैन ब्यूरेन को काफ़ी बड़ा झटका लगा, क्योंकि अगर वो काले लोग छूट गए तो दोबारा से इलेक्शन में उसकी हार निश्चित है और शायद इसका हर्जाना अमेरिका को एक घातक सिविल वॉर से भी चुकाना पड़े। ये सारी बात उसका सेक्रेटरी उसे बता रहा था। सेक्रेटरी ने सलाह दी, जो जज फैसला सुनाने वाला है अगर उसे ही डिसमिस्ड कर दिया जाए तो उसकी जगह दूसरा जज आएगा तो केस फिर से रिएक्टिव हो जाएगा और उनके जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उन्होंने उस जज को हटाकर दूसरे जज को नियुक्त कर दिया। रॉजर ने जैसे ही ये खबर सुनी वो गुस्से से भर गया, क्योंकि उसने इस केस पर काफ़ी मेहनत की थी। दूसरे दिन थिएडोर जॉन के पास गया। शायद उन्हें जॉन की ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने ऐसे रूमर सुने हैं कि इस जज को खुद प्रेसिडेंट ने चुना है। जॉन ने उसे सलाह दी, अगर इस केस को जीतना है तो इसमें दिमाग से नहीं दिल से भी सोचना पड़ेगा। पहले उसे उन अफ्रीकन्स के पास्ट को जानना होगा, समझना होगा, तब जाकर वो कोर्ट में कुछ प्रूव कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं थिएडोर और रॉजर मेंडे भाषा में काउंटिंग सीख रहे हैं। उसके बाद वो पोर्ट के पास जाकर उसी नंबर्स को मेंडे भाषा में रिपीट करने लगे, ताकि उन्हें कोई इस लैंग्वेज को समझने वाला मिल जाए और वो उसे एज अ ट्रांसलेटर यूज़ कर सकें। पोर्ट पर उन्हें एक ब्लैक शख्स मिल गया जो मेंडे भाषा को अच्छी तरह से जानता है। यहाँ हम देखते हैं जेल में उनके एक साथी की मौत हो गई, पर उन्हें अपने साथी को अंतिम विदाई देने के लिए नहीं छोड़ा जा रहा है। ये देख रॉजर को काफ़ी दुख हुआ। आज सिंके से बात करने रॉजर जेल में आया।
इस बार वो अपने साथ ट्रांसलेटर कोवे को भी लाया था। कोवे ने बताया, मैं भी स्लेवरी से गुजर चुका हूँ, पर वो लौटकर अफ्रीका अपने कभी नहीं जा पाया। यहाँ रॉजर ने उसे खबर दी कि जज चेंज हो चुका है, जिस बात पर सिंके को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे जज बदल सकता है। यहाँ उसने सिंके को उसकी कहानी बताने को कहा, आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। सिंके ने बताना शुरू किया। कुछ दूसरे ट्राइब्स के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और उसे लोम्बोको स्लेव फोर्ट पर ले जाकर बेच दिया, जो पुर्तगीज़ के अंडर रूल था। बदले में उन लोगों को गन्स और बारूद दिए जाते। बस इतनी सी चीज़ के लिए वो अपने ही लोगों को बेच रहे थे। वहाँ से उन स्लेव्स को टिकोरा शिप में भर दिया गया। वहाँ से उन्हें क्यूबा के ट्रेड सेंटर ले जाने लगे। जाते वक्त हम देखते हैं उन्हें उस शिप में काफ़ी मारा जाता था और छोटे छोटे केजेस में बंद करके रखा जाता। वहाँ अफ्रीकन महिलाओं के साथ रेप किया जाता। सफ़र के दौरान एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया जो शिप पर लाने के पहले से प्रेग्नेंट थी। ये दृश्य काफ़ी पीड़ादायक था, पर उस महिला ने देखा उनका कोई भविष्य नहीं, इसलिए वो अपने बच्चे को लेकर पानी में कूद गई। कूदने से पहले उसने एक बार सिंके की तरफ देखा। ये देख उसे काफ़ी तकलीफ़ हुई। जब उन ट्रेडर्स को पता चला कि शिप पर स्लेव की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उन्होंने कुछ स्लेव को जंजीरों से बांधकर समुद्र में फेंक दिया। सभी मारे गए। सिंके चिल्लाता रहा, पर किसी ने उसकी सुनी नहीं। कुछ दिनों बाद शिप स्लेव ट्रेड सेंटर पहुंच गई। वहां रूइज और मॉन्टेज ने 53 स्लेव्स को खरीद लिया स्पेनिश प्लांटेशन ले जाने के लिए, जिसमें सिंके भी शामिल था। इसके आगे की कहानी तो हमने फिल्म की शुरुआत में ही देख ली थी, कैसे सिंके ने कैप्टन और कुक को मारकर शिप पर अपना कंट्रोल ले लिया और उसके बाद वो यहाँ अमेरिका पहुँच गए। दूसरे दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, पर इस बार सिंके ट्रांसलेटर के जरिए अपनी आप बीती सुना रहा था। रॉजर ने पूछताछ के लिए कैप्टन फिट्जराल्ड को कोर्ट में बुलाया, जो कि एक ब्रिटिश रॉयल नेवी ऑफिसर था। उस वक्त ब्रिटेन द्वारा वेस्ट अफ्रीका स्क्वाड्रन तैयार की गई थी अटलांटिक स्लेव ट्रेड को रोकने के लिए। उसने इस बात को कन्फेस किया कि स्लेव्स को टेकोरा शिप में लोम्बोको फोर्ट ले जाया गया था, पर जब उससे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन फॉर्सिथ ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया और लोम्बोको फोर्ट की एग्जिस्टेंस के सबूत मांगे, तो उसने एडमिट किया अभी उसके पास कोई सबूत तो नहीं, पर लोम्बोको फोर्ट मौजूद है। काफ़ी वक्त तक इसी तरह पूछताछ चली और इसी दौरान सिंके काफ़ी डरने लगा। उसे किसी की बात भी समझ नहीं आ रही कि वहाँ कौन किसकी तरफ से है। वो खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, गिव अस फ्री, गिव अस फ्री, यानी कि उन्हें आज़ाद किया जाए। कोर्ट में बैठे हर किसी की नज़र उस पर गड़ गई, पर कुछ लोग थे कोर्ट में जो सिंके के दर्द को महसूस कर पा रहे थे। जज कॉलिन ने फैसला सुनाया कि स्लेव्स को आज़ाद कर दिया जाए। रूइज और मॉन्टेज दोनों अपराधी को स्लेव ट्रेडिंग के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाए। सभी स्लेव्स को उनके घर अफ्रीका भेज दिया जाए। ये सुनते ही लेविस और थिएडोर खुशी से झूम उठे। रॉजर ने केस को दोबारा से जीत लिया था। यहाँ सेक्रेटरी जॉन जज को गुस्से से देखने लगा कि इस जज को उन्होंने ही नियुक्त किया और उसने फ़ैसला उनके फेवर में नहीं सुनाया। सिंके रॉजर की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखों में एक निर्दोष भाव था। दूसरे दिन प्रेसिडेंट मार्टिन एक इनविटेशन में गया हुआ था। वहाँ कई शख्स आए थे, स्पेन का सेक्रेटरी और स्पेन का ब्रांड एम्बेसडर, और सबसे खास था अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन सी कैल्हॉन, जो अमेरिका में स्लेवरी को काफ़ी डिफेंड करता है। वहाँ हर कोई स्लेव्स की आज़ादी और जज के फैसले से नाखुश थे। वहाँ काफ़ी देर तक इस विषय को लेकर चर्चा हुई। इस बात का सारा प्रेशर मार्टिन वैन ब्यूरेन पर आ गया। जॉन ने कहा, कैसे भी करके स्लेव्स को आज़ाद नहीं होने देना है, क्योंकि वो स्पेन की प्रॉपर्टी है। अब ये सब कैसे होगा, ये भी मार्टिन की जिम्मेदारी है। यहाँ पता चलता है मार्टिन वैन ब्यूरेन कितना कायर और कमज़ोर है, जिसके खुद का कोई वजूद नहीं। उसे बिना कुछ सोचे समझे हर किसी की बात पर अमल करना पड़ रहा था, वरना अगला चुनाव वो हार जाएगा। हम देखते हैं उस केस को लेकर एक नई खबर आ गई। प्रेसिडेंट ने अब इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया है, जिस वजह से लेविस और थिएडोर काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। रात रॉजर जेल में पहुंचा,
जहां सभी स्लेव्स आज़ादी का जश्न मना रहे थे। यहाँ उसने सिंके से बताया प्रेसिडेंट ने डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है। ये सुनते ही सिंके पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि ये तीसरी बार था। उसने कहा, यह किस तरह का कानून है जहाँ इंसाफ के नाम पर नंगा नाच किया जा रहा है, किसी की मजबूरी नहीं देखी जा रही। न जाने इस घटिया कानून के साथ यहाँ लोग कैसे जी रहे हैं। अब पानी सर से ऊपर चला गया था। रॉजर ने जॉन एडम को एक आखिरी लेटर लिखा कि अब इस केस को बचाने का वही एक आखिरी उम्मीद है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, जिसके बाद और कुछ नहीं। जॉन को उसका लेटर मिला। जॉन ने उस लेटर को फाड़ के फेंक दिया। अब सिंके बेजान हो चुका था, उसे ज़रा भी उम्मीद नहीं। पर रॉजर ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी और उसने यकीन दिलाया इस बार वो ज़रूर जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ सिंके को बचाने दूसरा कोई नहीं आएगा। जेल में एडम सिंके से मिलने आया। आखिर जॉन ने अब इस केस में हाथ डालने की सोच ली, पर उससे पहले वो सिंके को अच्छी तरह से जानना चाहता है। उसने काफ़ी बारीकी से मेंडे सभ्यता का अध्ययन किया और सिंके को भी बेहतर समझने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास ये आखिरी मौका था। अगर ये गया तो उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आखिर सुनवाई का दिन आ गया। वहाँ फैसला सुनाने के लिए 7 जजेस बैठे थे। वहाँ एडम ने सारी बातों को इस तरह से रखा कि सारे जजेस मजबूर हो गए और उन्होंने स्लेव्स को आज़ाद कर दिया। सिंके ने खुश होकर सभी को धन्यवाद दिया, खासकर रॉजर को, जो शुरू से लेकर अंत तक उसके साथ रहा। उससे अलविदा लेते वक्त सिंके रो पड़ा। यहाँ लोम्बोको स्लेव फोर्ट को रॉयल मरीन ने ढूंढ निकाला और कैप्टन फिट्जराल्ड के कमांड पर वहाँ के सभी गुलामों को आज़ाद करवा दिया गया। फिट्जराल्ड ने ऑर्डर देकर लोम्बोको फोर्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करवा दिया। उसके बाद उसने जॉन को लेटर लिखते हुए पेच कसा कि तुम सही थे, लोम्बोको फोर्ट सच में एग्जिस्ट नहीं करता। प्रेसिडेंट मार्टिन की लोगों ने काफ़ी आलोचना की, जिस तरह से उसने अफ्रीकन स्लेव्स के खिलाफ घटिया राजनीति की, और इसी वजह से 1840 के इलेक्शन में उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी स्पेनिश गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम करती रही, जब तक कि अमेरिका में सिविल वॉर नहीं छिड़ गया। सिंके जब अफ्रीका लौटा तो अपने परिवार से नहीं मिल पाया, क्योंकि सिएरा लियोन में तब तक एक भयानक सिविल वॉर छिड़ चुका था। कहानी इसी भावुक दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। अब मैं बताता हूँ 1833 के स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट का सच। स्लेव ट्रेड की वजह से ब्रिटिश एम्पायर और सभी यूरोपियन नेशंस की सारी दुनिया में काफ़ी बदनामी होने लगी। तब ये अपनी गिरती हुई इमेज को बचाने के लिए 1833 में स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट ले आए, जहाँ सभी यूरोपियन नेशंस ने इससे सहमति जताई। पर इसके बावजूद भी अटलांटिक स्लेव ट्रेड बिना रोक टोक के चलता रहा। ये मैं नहीं, ये अमेरिका का इतिहास खुद बता रहा है। 1861 का सिविल वॉर इस बात का जीता जागता सबूत है। द स्लेव अबॉलिशन एक्ट को ऑफिशियली 1807 में अप्लाई किया गया। ब्रिटिश एम्पायर में स्लेव ट्रेड पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए ये एक्ट यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में पारित किया गया। पुर्तगीज़ ने सबसे पहले 16th सेंचुरी में स्लेव ट्रेड को शुरू किया। पुर्तगीज़ ही पहले लोग थे जिन्होंने अफ्रीकन्स लोगों को ख़रीदना बेचना शुरू किया। उन्हें बेचा जाता था प्लांटेशन में काम करवाने के लिए, जैसे कॉफ़ी, टोबैको, कोकोआ, शुगर और कॉटन के प्लांटेशन, सोने और चांदी की खदानें। 1833 में स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट आने के बाद ब्रिटिश कॉलोनीज़ ने 8 लाख गुलामों को आज़ाद किया था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।